हेलो फ्रेंड्स। तो ये जनरल साइंस के सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो होगा। और इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें एनसीईआरटी लूसेंट और जो भी यूपी पीसीएस और बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं और जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, जितने भी सारे फैक्ट मैंने इधर उधर से कलेक्ट किए थे, इन ये सब इस नोट्स में कवर किया गया है। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। और ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों के लिए लोग देख सकते हैं इसको क्विक रिवीजन के तौर पे। और मेरे ये खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाया था अपने लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के पीवाईक्यू से। तो इसमें पहला जो टॉपिक, जो पहला फैक्ट लिखा हुआ है, हैवी वाटर। हैवी वाटर का फार्मूला D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है और ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। और कार्बोजीन, कार्बोजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। और प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस है और ये ऑक्टाहेड्रॉन है। और वायु में रेडॉन, रेडॉन एक नोबल गैस है जो कि वायु में, एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। रेडॉन ये रॉक्स में पाई जाती है। और भी नोबल गैस जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे ये नोबल या इनर्ट गैसेज इनको बोला जाता है। ये ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करती हैं। और ये वर्ग 18 में, जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, उसमें ये वर्ग 18 में रखी गई हैं। और इसका यूज देख लेते हैं। जैसे हीलियम का यूज जो गोताखोर लोग होते हैं, डाइवर्स, वो यूज करते हैं। और जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। और रेडॉन जैसा कि बताया, ये रॉक्स में फाउंड होती है। और हम लोग ये सिंगल बॉन्ड जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं, उसमें जो सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोला जाता है, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये जो एल्केन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन का ये बॉन्ड होता है। और इसका एग्जांपल मीथेन, इथेन, ये सब है। और ये जो एल्कीन और एल्काइन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड है। और ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन केरोसिन, केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का यूज होता है। ब्यूटेन गैस का फार्मूला है C4H10। और बेंजीन में 3 पाई और 12 सिग्मा बॉन्ड। ये सब पीवाईक्यू में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब ऐसा उटपटांग पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने नोट किया यहाँ पे। तो बेंजीन का फार्मूला है C6H6। इसमें 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोपेरिन। नेचुरल रबर आइसोपेरिन का पॉलीमर है। और सिंथेटिक रबर नियोपेरिन का। तो नियो मीन्स नया होता है, और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रबर, इसको नियोपेरिन से आप लोग याद कर सकते हैं। बैकेलाइट, बैकेलाइट ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। और भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है मेलामाइन, मेलामाइन जिससे टाइल्स भी बनाए जाते हैं। तो ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। यहाँ पे एक और फैक्ट लिखा हुआ है कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, जिसको एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। और HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, HMX। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक हो गया, उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इसका फार्मूला HOOCOOH, ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है। और यहाँ फैटमैन और लिटिल बॉय के बारे में लिखा गया है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए गए थे। तो फैटमैन 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पे, जिसमें यूरेनियम का यूज हुआ था। और लिटिल बॉय जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था, उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था। और नाइट्रोग्लिसरीन,
नाइट्रोग्लिसरीन भी एक एक्सप्लोसिव है, और ये एस्टर एस्टर का ये फॉर्म है, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव। और जो पटाखों में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं पटाखे जलाने पे, तो किसके कारण होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, ये पूछा जाता है अक्सर। तो ये जो लाल कलर प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है, पीला वाला सोडियम के कारण, नीला कॉपर के कारण, जैसे कॉपर सल्फेट नीला होता है इसको बोलते हैं, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं कि नीला कलर कॉपर की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ऑरेंज कलर कैल्शियम की वजह से, हरा कलर बेरियम की वजह से प्रोड्यूस होता है पटाखों में। अब हम लोग बात करेंगे एलपीजी की। तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और इसमें ब्यूटेन 65% और फिर से प्रोपेन 35% होता है। और ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 और प्रोपेन का फार्मूला C3H8 है। और पेट्रोल का जो क्वालिटी है उसको ऑक्टेन नंबर में हम लोग मेजर करते हैं। आइसो ऑक्टेन जिसकी वैल्यू 100 होती है, एन ऑक्टेन की 10 होती है, और एन हेप्टेन की 0। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आयोडाइज सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड होता है, Ki। और NaCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और ट्राईग्लिसराइड ये फैट है। और सोडियम बेंजोएट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट का यूज फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे किया जाता है। और एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज इथाइल अल्कोहल, जो फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल होता है। ग्लूकोज प्लस जाइमेज प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, और जाइमेज एक एंजाइम है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन होता है। ये फैक्ट है जो पूछा गया है, इसको मैंने इसमें नोट किया है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और दवाओं का वर्गीकरण उनके आणविक लक्षण पर निर्भर करता है। और 100% प्योर इथेनॉल को पूर्ण शराब भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला है C2H5OH। और डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता है, और डिटर्जेंट कपड़े साफ करने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं वो सल्फोनेट होते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। और यूरिया का फार्मूला है CONH2 जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है यूरिया का फार्मूला में। और ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर उर्वरक से संबंधित है। और एल्यूमिनियम के ओर्स का नाम लिखा है मैंने, कोरंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और डायस्पोर, ये एल्यूमिनियम के ओर्स हैं। और ब्रीथ एनालाइजर जो पुलिस यूज़ करते हैं अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है ब्रीथ एनालाइजर। और एसिड रेन में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 पाया जाता है। आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नेशियम ये पूछा हुआ है, 70th में पूछा हुआ था। इसका ये जो TC इसका सिंबल है ये पूछा हुआ था उसमें, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे नोट्स है। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियस बना होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का उल्टा ये पॉजिट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल के एमिशन से एक पार्टिकल के एटॉमिक नंबर में दो यूनिट का डिक्रीज होता है, और मास नंबर में 4 यूनिट का डिक्रीज होता है। तो एक अल्फा पार्टिकल डीके से इमिशन से एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड मास नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4। और बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 एंड एटॉमिक मास नंबर में नो चेंज, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, और एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ जाता है बीटा एमिशन से। और कार्बन 14 यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग,
कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 का यूज होता है, जिससे कि एज का पता, समय का पता लगाया जाता है फॉसिल्स का। और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ हम लोग बात करेंगे आइसोटोप। आइसोटोप, इसको याद करने के लिए मैंने ये बनाया था कि आइसोटोप में जैसे टॉप वाला अलग अलग होता है, टॉप में एटॉमिक मास होता है तो वो एटॉमिक मास अलग अलग होगा, टॉप वाला अलग अलग आइसोटोप में। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, H1, H2 और H3, इसमें एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। तो आइसोटोप को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, जैसे आर्गन और कैल्शियम हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन हो गया। और आइसोटोन्स, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का। तो न्यूक्लियर फिजन में, फिजन मतलब होता है टूटना। तो हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई। जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, भारी न्यूक्लियस, वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटते हैं। और उसके बाद ये फिर जो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे टूटते जाते हैं। और इसको चैन रिएक्शन भी बोला जाता है। व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्ड विथ स्लो न्यूट्रॉन, ईच यूरेनियम न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस थ्री न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दीज न्यूट्रॉन्स कॉजेज फर्दर फिजन। तो इसको हम लोग चैन रिएक्शन बोलते हैं। जब यूरेनियम पे बम्बार्डमेंट किया जाता है स्लो न्यूट्रॉन्स का, तो ईच यूरेनियम न्यूक्लियस से, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं ये फर्दर फिजन होता है इनका, तो ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसमें न्यूक्लियर फिजन, अरे चैन रिएक्शन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज़ किया जाता है और इसमें मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है। तो मॉडरेटर के तौर पे हेवी वाटर और ग्रेफाइट इसका यूज़ किया जाता है। और कंट्रोल रॉड के तौर पे टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रॉड का यूज होता है, जो कि कैडमियम और बोरॉन का बना होता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का। व्हेन 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। जब 2 छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं एक हेवियर न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो इसमें भी ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसे इसका एग्जांपल है सन्स एनर्जी एंड अदर स्टार्स। जैसे सन और स्टार में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, फ्यूज़न। और टेम्परेचर इसका सन का यहाँ पे मैंने लिख दिया 10⁸ केल्विन। और हाइड्रोजन बम भी इसी प्रोसेस पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ही। मोर पावरफुल देन एटम बम्स। एटम बम से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, 1000 टाइम्स भी हो सकता है। इस यहाँ पे मैंने प्लाज्मा स्टेट लिख दिया, जो 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद प्लाज्मा और इसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट में ये सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं आयोनाइज्ड गैस फॉर्म में। और जब मैटर को हीट किया जाता है टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये प्लाज्मा स्टेट को ऑब्टेन कर लेते हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सुपर कूलिंग अ गैस ऑफ लो डेंसिटी, ये सुपर कूलिंग वाला टेम्परेचर पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में चला जाता है कोई भी मैटर। और डिस्टिलेशन ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन का यूज होता है। और ये यूज होता है टू सेपरेट लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड हैं उनको अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है डिस्टिलेशन का। और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट उस तापमान को बोला जाता है जिसपे कोई भी ठोस पदार्थ लिक्विड में बदल जाता है, तरल अवस्था में चली जाती है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, इसमें लिक्विड से वेपर पे जिस टेम्परेचर पे चला जाता है मैटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे
पानी के लिए H2O के लिए 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, और एथेनॉल के लिए 78 डिग्री सेल्सियस। और ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड टू सॉलिड, जिस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। अब यहाँ मैंने एटॉमिक थियरीज के बारे में लिखा हुआ है जो पूछा जाता है अक्सर। तो इसमें पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जो कि 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। तो उनका पहला ये माना था कि एटम इज इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, कि एटम ना तो इसको डिवाइड किया जाता है, ना ही इसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ना ही इसको सर्वनाश या इसको बर्बाद किया जा सकता है। एटम ऐसा एक पार्टिकल है। और एटम्स ऑफ सेम मासेज एंड साइज आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो भी सेम मास और साइज के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं। और एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसपोर्टेड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। और इनका मानना था कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय, और ना ही इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अदर एलिमेंट्स के एटम्स में। तो ये था डाल्टन का एटॉमिक थियरी। अब हम लोग दूसरी थियरी का बात करेंगे, थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो वाटरमेलन या पुडिंग में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये उसके जैसे वाटरमेलन में उसके बीए की तरह इलेक्ट्रॉन है, और वो जो चारों तरफ लाल होता है वाटरमेलन में वो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, और उसमें निगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। तो ये था थॉमसन का मॉडल, जो कि 1898 में दिया गया था। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल को अपना देने के लिए। तो एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें जिसका रेडियस 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसका रेडियस 10⁻13 सेंटीमीटर है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था, और इनके एक्सपेरिमेंट को आप लोग याद रखेंगे, जो गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया था। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बेसिक पॉइंट्स। और नील बोहर का मॉडल की कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी नील बोर्स ने दिया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एनोड अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी की होती है उससे अटैच होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। और कैथोड में ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होती है, और यहाँ पे रिडक्शन होता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, और ये निगेटिवली चार्ज टर्मिनल बैटरी पे होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O। ये इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये PYQ है, पूछा हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डायमंड का पहले हम लोग देखते हैं। तो डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन माना जाता है इसको, हार्डेस्ट एलिमेंट या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और केमिकली इनर्ट, और ये केमिकली इनर्ट है, मीन्स ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं है, ज़्यादा एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है। और ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल है। और ये ब्लैक डायमंड्स को कार्बोनेडो भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो ये एक सॉफ्ट है, ग्रेइश कलर, डार्क ग्रेइश और क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहीं पे स्टेटमेंट दे के आप लोगों को फंसा सकता है कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट या डायमंड। तो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पेंसिल से ऐसे सजेस्ट किया जाता है कि पेंसिल से भी ऐसे इलेक्ट्रिक की जो भी चीज़ें हैं वायर उसको टच नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी करंट फ्लो होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसमें, मोर रिएक्टिव दैन डायमंड, से ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है ग्रेफाइट। और इसमें जो वीक वैंडर वाल्स फोर्स, जो इसमें एटम्स के बीच में फोर्स होता है वो वीक होता है, इसीलिए ये सॉफ्ट है। अब हम लोग एसिटिलीन आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज किया जाता है एसिटिलीन। और एलपीजी में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और इसमें इथाइल मरकैप्टेन, जो डोमेस्टिक गैस में हम लोग के घर पे एलपीजी आता है सिलेंडर, उसमें महकने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टेन का यूज होता है, जिससे कि अगर लीकेज हो तो महक जाए और लोगों को पता चल जाए। और प्रोड्यूसर गैस, जिसको सिन गैस भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें हाइड्रोजन है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कोल गैस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन CH4, और गोबर गैस में CH4, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये सब कंपोजिशन आप लोग याद रखेंगे डिफरेंट गैसेस का। और सीएनजी में मीथेन होता है 95%, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सीएनजी में 95% मीथेन। और एंटी नॉक कंपाउंड TEL होता है, जिसको टेट्रा इथाइल लेड भी बोलते हैं। और इसमें जो कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है छोटे में ही। इसमें पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है इसमें कार्बन का परसेंटेज है, तो पीट में 50 to 60% कार्बन होता है कंपोजिशन, लिग्नाइट में 60 to 70, बिटुमिनस में 75 to 80 और एंथ्रासाइट में 90 to 95% कार्बन होता है। तो सबसे अगर बेस्ट क्वालिटी का कोल बोला जाए तो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का पीट वाला होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज भी बोला जाता है। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का दोनों को यूज करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। और इसमें इसका रेशियो दिया गया है 3:1। 3:1 के रेशियो में इनको मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। अब हम लोग थोड़ा मेटलर्जी के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उसमें इसको गैंग बोला जाता है, GANGUE गैंग, इसको इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोलते हैं। और ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो ये आप लोग स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे कि जितने सभी ओर्स हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं। और जो फ्लक्स टू रिमूव गैंग, इस प्रोसेस को फ्लक्स बोला जाता है जब ओर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है तो। और गैंग प्लस फ्लक्स को स्लैग बोला जाता है। ये एक टर्म को आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाए तो हो जाएगा। कैल्सिनेशन, ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको कैल्सिनेशन बोला जाता है, किसी भी ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वाले तापमान पे हवा के एब्सेंस में गर्म किया जाता है, तो इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगर रोस्टिंग की बात की जाए तो रोस्टिंग को ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जा रहा है तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जा रहा है ओर को तो इसको रोस्टिंग बोला जाएगा, बिलो मेल्टिंग पॉइंट दोनों में। और स्मेल्टिंग, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विथ कार्बन, स्मेल्टिंग में कार्बन का यूज करके जो ओर के ऑक्साइड होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, तो इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। एलम, जो फिटकिरी होता है, उसका फार्मूला लिख दिया है मैंने यहाँ पे, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 H2O। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, इसको मैंने लिख दिया था, मुझे याद भी था ये। और जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है ZnSO4 × 7H2O। और ये आई ऑइंटमेंट में यूज होता है जिंक सल्फेट का। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, और ये फायर एक्सटिंग्यूशर के भी रूप में यूज किया जाता है, और बेकरी में भी इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा बेकरी। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, और ये ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का। और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज रॉकेट फ्यूल के तौर पे किया जाता है। और POP प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिससे प्लास्टर होता है, अगर हड्डियाँ टूट जाती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जो सफ़ेद होता है उसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फार्मूला है CaSO4 होल ट्वाइस × 2H2O, या CaSO4 हाफ H2O, ऑब्टेन बाई हीटिंग जिप्सम एट 120 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे ये ऑब्टेन किया जाता है POP। और जिप्सम का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि CaSO4 × 2H2O। जिंक फॉस्फाइड, रैट को, चूहों को मारने के लिए जो यूज होता है उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है। और स्ट्रैटेजिक मेटल, टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल भी बोला जाता है। केमिस्ट्री के कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, पिटवा लोहा, जो रॉट आयरन होता है, पिटवा लोहा, उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है, जिसमें कार्बन का लो कंसंट्रेशन होता है। और 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन एक अल्फा पार्टिकल में के डीके होने से होता है। और बीटा में वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि 1 इलेक्ट्रॉन, और उस पर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसकी वजह से। और फैराडे कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हिच एलिमेंट, तो इसमें टंगस्टन और बोरान। और Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। और बनाना और इमली, टैमरिंड, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, और लेमन में साइट्रिक। वेल्डिंग में जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का यूज होता है, वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। टोमेटो, स्पाइनेच और ब्रोकली में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, जिससे उसमें जंग ना लगे। और डिटर्जेंट तो सल्फोनेट्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में ये सब बदलने वाला। ये एक UPPCS में पूछा गया था 2024 में, मुझे याद है। और इसका फार्मूला है F = 9/5 C+32। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फ़ारेनहाइट इतना है तो सेल्सियस में कितना होगा, और इंटरचेंजेबली। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे, F = 9/5 C+32। और अगला ये ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, CuSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा बोला जाता है। इसका फार्मूला है CuSO4 5H2O। और क्विक लाइम, जिसको कि कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, इसका फार्मूला है CaO। अनबुझा चूना, हिंदी में अनबुझा चूना बोलते हैं, और क्विक लाइम इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्साइड को। और ये कंडक्टिविटी का यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद कॉपर की, और उसके बाद एल्यूमिनियम। Ag, Cu और Al ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। और फुलरिन, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, अप्रूप है, उसमें 60 कार्बन एटम होते हैं फुलरिन में। और यहाँ पे सीमेंट का मैंने लिख दिया कंपोजिशन, जिसमें चूना पत्थर का यूज होता है, सिलिका सैंड और प्लस जिप्सम, ये कंपोजिशन है सीमेंट का। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव होता है,
तो सब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये एनसीईआरटी में भी एक टेबल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस होता है जिससे वनस्पति घी बनाया जाता है, वेजिटेबल फैट, इसमें निकल का यूज होता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। आयोडाइज सॉल्ट, इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है जो हम लोग ऊपर डिस्कस किया। ये ज़्यादातर ऊपर का ही रिपीटेड है, इसको मैंने रिवीजन के लिए यूज़ किया है, 2 जगह लिख दिया है इसको। यहाँ पे एक लिखा हुआ है उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं और ये लेस रिएक्टिव होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, और नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये जल में भी हाईली सॉल्युबल नहीं होती हैं जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए जो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। और जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एस्पार्टेम, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम इसका नाम है। और ये साइट्रिक एसिड, ये सब तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। और कार बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, जिसको तेजाब भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। और सोडियम बेंजोएट, ये परिरक्षण जो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है सोडियम बेंजोएट का। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन का यूज किया जाता है। और रेडियम जो एलिमेंट है उसका ओर का नाम पिंच ब्लैंड है। और हाइड्रोजन को जलाने के बाद पानी बन जाता है, जिसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इजकल टू H2O। तो इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल पे ज़्यादा सरकार फोकस कर रही है, इससे ज़्यादा एमिशन नहीं होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसको अरेंज करने के लिए पूछ देता है कि किसका सबसे ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और Ca कैल्शियम। तो इसमें 3 आप लोग याद रख लेंगे क्रस्ट का कंपोजिशन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम OSA। और ये जो पूरे अर्थ का अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आयरन है जो कि 35% है Fe, उसके बाद ऑक्सीजन 30%, उसके बाद सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम 13%। तो ये होल अर्थ और क्रस्ट ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फिर से एक्वारेजिया का मैंने लिखा हुआ है, इसमें 3:1 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 का यूज़ किया जाता है, जिसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है। और ये कैन डिजॉल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको ये डिजॉल्व कर देता है एक्वारेजिया। और स्ट्रॉन्सियम, जैसे रेड जो पटाखे वाला हम लोग बात कर रहे थे, उसमें लाल जो चमकदार रंग होता है वो स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। और जंग लगने पर लोहे का वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है, लंबे समय तक बढ़ता है, लेकिन BPSC ने इसको माना था कि लंबे समय तक बढ़ता है। और जो मैंने PYQ का बुक पढ़ा था उसमें लिखा था कि वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो आप लोग लंबे समय तक बढ़ता वाला ही मानेंगे आप लोग भी। स्टेनलेस स्टील, इसमें कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम और आयरन, ये इसको मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कार्बन, निकेल, क्रोमियम और आयरन। और बेंजीन का फार्मूला है C6H6। और मिल्क एक कोलाइड और एमल्सन दोनों का ही टाइप है, जो सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। तो मिल्क एक कोलाइड भी है और इमल्सन भी है। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इथाइल अल्कोहल हम लोगों ने ऊपर देखा इसको। यूरिया का फार्मूला भी हम लोगों ने देख लिया है। मच्छर काटने वाली दवा में एलिथ्रीन होता है, ये भी देखे हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं ऊपर। और हाँ, यहाँ पे आते हैं कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फार्मूला है और उसका जो केमिकल नेम है ये लिखा हुआ है मैंने।
तो कॉस्टिक सोडा का NaOH फार्मूला है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। और कॉस्टिक पोटास KOH, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। स्लेग्ड लाइम CaOH2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। और मेटलॉइड्स के यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मेटलॉइड्स होते हैं। और स्ट्रैटेजिक मेटल टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इसको स्ट्रैटेजिक मेटल इसलिए बोला जाता है कि ये इकोनॉमी ऑफ कंट्री को एक फॉर्म करने में उसमें अपना योगदान देते हैं। स्ट्रैटेजिक मेटल एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है इनका, स्पेस टेक्नोलॉजी में, इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिक मेटल बोला जाता है। नोबल मेटल में नॉन रिएक्टिव और नॉन कोरोजिव ये होते हैं, जिससे टेंटेलियम, गोल्ड, प्लेटिनम, रोडियम। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेटल्स, तो इसमें 17 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें टर्बियम हो गया, हॉल्मियम, फिर से थ्यूलियम, एर्बियम, यूरोपियम, स्कैंडियम, सीरियम। तो ये 17 होता है एलिमेंट्स रेयर अर्थ। तो इसको आप लोग नंबर याद रखेंगे और कुछ कुछ उसके नाम। और सल्फर का यूज होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में और फंगिसाइड के तौर पे, और डाइज, उसमें सल्फर का यूज होता है। क्लोरीन का यूज जो गैमेक्सिन होता है उसमें होता है, और वाटर को इन्फेक्टेंट में यूज होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में क्लोरीन का। और गैल्वेनाइजेशन, उसमें जिंक लेयर आयरन और स्टील पे चढ़ाया जाता है, ये हम लोगों ने ऊपर देखा। और यहाँ पे ग्लास के बारे में लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारे टाइप्स के ग्लास होते हैं, तो उसका पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछ लिया जाता है। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लास हैं जो कि टर्न्स ब्लैक, ये धूप में ब्लैक टर्न हो जाते हैं, फोटोक्रोमेटिक ग्लास। और इसमें आई लेंसेज एंड गॉगल्स में इसका यूज होता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास का। और प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयोडाइड, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। सोडा ग्लास में सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, इसका यूज किया जाता है। और सोडा ग्लास का यूज ट्यूबलाइट्स में, बॉटल्स में, लैब इक्विपमेंट्स में, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स में इसका सोडा ग्लास का यूज होता है। और फ्लिंट ग्लास, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। और ये बल्ब, लेंसेज, कैमरा के लेंस में और टेलीस्कोप में इसका प्रयोग होता है फ्लिंट ग्लास का। क्रूक्स ग्लास की बात करें तो इसमें सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का यूज होता है। और ये लेंसेज ऑफ गॉगल्स, चश्मों के जो लेंस होते हैं गॉगल्स के, उसमें क्रूक्स ग्लास बनाया जाता है उससे। पोटास ग्लास में कैल्शियम, पोटेशियम कार्बोनेट और सिलिका होता है, और हीटेड अप टू वेरी हाई टेम्परेचर, और इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे भी हीट किया जा सकता है पोटास ग्लास को। और पायरेक्स ग्लास में बेरियम और सोडियम सिलिकेट का यूज किया जाता है, और ये फार्मा में इसका यूज होता है ज़्यादातर, पायरेक्स ग्लास का। और क्राउन ग्लास, इसमें बेरियम का यूज होता है। और लेड क्रिस्टल ग्लास में लेड ऑक्साइड और सिलिका का यूज होता है। और यहाँ पे एलपीजी और इथाइल मरकैप्टन का यूज होता है, जो कि एलपीजी में महकने के लिए यूज किया जाता है उसको। और ऑयल गैस में मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, ये तीनों मिला के ऑयल गैस बनता है इससे। और कोल गैस में हाइड्रोजन, CH4 मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, इससे कोल गैस बनता है। और नेचुरल गैस मीथेन और इथेन। गोबर गैस में CH4
मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। गोबर गैस या बायोगैस में इसमें ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए कि किससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है उसको बर्न करने पे, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बाद CH4 मीथेन, फिर से पेट्रोल, LPG, नेचुरल गैस, केरोसिन, डीजल और कोल। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू भी पूछ लेता है कि किसका सबसे ज़्यादा किसका कम है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये पॉलीमर के बारे में भी है। तो नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं वो स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज से बने होते हैं। और सेमी सिंथेटिक भी पॉलीमर होते हैं जो नेचर से ऑब्टेन बट उनको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। तो ऐसे पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक बोला जाता है, जैसे सेलुलोज, नाइट्रेट और एसीटेट, ये पॉलीमर सेमी सिंथेटिक हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर हो गया। तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे फिर से नियोप्रीन, जो सिंथेटिक रबर होता है, नियोप्रीन उसको बोलते हैं उसका पॉलीमर को। और BUNAN, ये भी नियोप्रीन का भी टाइप है। और एक्रिलिक जो है ये आर्टिफिशियल वूल है, एक्रिलिक। और रेयान है जो आर्टिफिशियल सिल्क है। और नेचुरल रबर, इसको आइसोपीरिन बोलते हैं, मोनोमर है नेचुरल रबर का आइसोपीरिन। और टेफ्लॉन जो है इसमें पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का ये कंपोजिशन है। और टेरिलीन, एथिलीन ग्लाइसॉल फैब्रिक। टेरिलीन ये एक सिंथेटिक फैब्रिक है जिसमें एथिलीन ग्लाइसॉल होता है। और बैकेलाइट में फिनॉल फॉर्मलडिहाइड होता है, जो कि स्विचेज और मग्स जिससे बनाया जाता है, जो बोर्ड के स्विचेज होते हैं वो बैकेलाइट से बने होते हैं। और PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसमें पाया जाता है, मोनोमर PVC में। और एसिटिलीन गैस, बेहोशी दवा में एसिटिलीन गैस, और रैपनिंग ऑफ फूड में भी उसका यूज होता है। और फर्मामेंट, गले की खांस की दवा में यूज होता है फर्मामेंट का। और फॉर्मलडिहाइड इसका यूज इंसेक्टिसाइड में होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में होता है फॉर्मलडिहाइड का यूज। ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन ही पूछता है कि इसका यूज कहाँ होता है, ये जो भी पॉलीमर्स हैं। और भी जो इसमें सब्सटेंसेस हैं, एस्पिरिन, इसको एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और टॉलुइन को ड्राई क्लीनर के तौर पे यूज किया जाता है। और एक्सप्लोजिव में टॉलुइन को। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। और फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें तो सैकहारिन फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें तो इसमें सुक्रालोज, एस्पार्टेम और एलिटेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। तो इतना हम लोगों ने आज लगभग केमिस्ट्री का हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट और टॉपिक्स की बात की जाए, जिसको आप लोग एक बार अपने सोर्सेज से रिवीजन कर सकते हैं, तो उसमें जैसे आप लोग नोट कर लेंगे टॉपिक्स, मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जिसमें मैटर और पार्टिकल नेचर ऑफ और उसके स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर के जो टाइप्स होते हैं, वेपोराइजेशन, फिर से प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सब जो मैटर के स्टेट होते हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। और इसमें एसिड, बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर होता है वो बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप लोग देख लेंगे एक बार। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, उसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन थियरी, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन, रदरफोर्ड का ये सब मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। और ये मेटल और नॉन मेटल वाला, इसमें ओर्स और मिनरल्स
और जो टर्म्स है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनाइजेशन, कोरोजन, एलॉय, तो मेटल और नॉन मेटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये एक एसिड बेस सॉल्ट, और मैटर वाला, मैटर और स्टेट ऑफ मैटर वो जो चैप्टर है ये आप लोग नोट कर लेंगे। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन वाला जो मैंने डिस्कस किया इसमें। और इसमें कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स वाला एक चैप्टर है जिसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी के बारे में दिया होता है, इसको आप लोग देख लेंगे। और इसमें फाइबर्स वाला चैप्टर जिसमें नेचुरल फाइबर, कॉटन, जूट या ये सब सेरीकल्चर ये सब के बारे में हो गया, तो फाइबर्स वाला एक चैप्टर देख लेंगे। और इसमें पॉल्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इतना आप लोग ज़रूर कर लेंगे। जो भी आपके पास नोट्स है या यूट्यूब पे एक डालेंगे वीडियो आ जाएगा, उससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, और ये जो मेरा नोट्स था ये भी आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो ये डायरेक्ट इसमें से पूछे जाते हैं, जिसको मैंने PYQ और बहुत सारे सोर्सेज से बनाया है, तो आप लोग इसको एक बार देख के ही जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी BPSC इस बार दे रहे हैं या UPPCS। थैंक यू सो मच।